Hello friends, good morning and welcome to my YouTube channel तुलसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पिछला वीडियो में हम लोग बहुपद का क्लास किए थे और आशा करते हैं कि आपको बहुपद अच्छा समझ में भी आया होगा। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका क्या नाम है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज हम आप लोग को कुछ बेसिक्स बताएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर बताएंगे। एक्सरसाइज है आपका 3, एक्सरसाइज 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पिछला क्लास में चार अचर रैखिक बहुपद ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग समीकरण को पहले समीकरण हमको समझना है। नया पॉइंट है आपके पास, क्या समीकरण को समझेंगे। उसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इक्वेशन। कोई भी बीजीय व्यंजक को समीकरण हम तभी कहते हैं जब उस व्यंजक के बीच में इक्वल टू का सिंबल आ जाता है। इसका इक्वल टू का, सपोज दिया हुआ है 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 12 लिखा हुआ रहेगा, इक्वल टू 12। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। बीच में क्या वैल्यू होना चाहिए कि सिंबल इक्वल टू का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो 3x प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 12, ये भी एक क्या आपका इक्वेशन है। मगर हमको पढ़ना कौन सा इक्वेशन है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। कैसा? दो चर वाला। अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। उसके पहले हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण 9th क्लास में पढ़े थे। अब इसका नाम से ही आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा। पहला देखिए, पढ़िए, इसको लिखा हुआ है एक चर। इससे समझ में आया होगा आपको कि कोई समीकरण ऐसा लिखना है जिसमें एक चर हो। उसके बाद दिया हुआ है रैखिक समीकरण। आपको हम बताए थे पिछला क्लास में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता था? जिसका घात 1 होता था। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, वैसा समीकरण जिसमें चर की संख्या 1 हो। कितना चर होगा इसमें? 1 चर होगा तथा इसका घात कितना होगा? 1 होगा। इसका घात 1 होगा। तो ऐसा समीकरण को हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर? तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का बोलेगा व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0। देखिए, इसमें एक ही वेरिएबल है ना, वो भी x है। एक वेरिएबल कौन सा है? x। और a और b आपका क्या है? अचर संख्या है। वो भी वास्तविक संख्या है। क्लियर? a भी कैसा संख्या है? अचर वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो a नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होगा, a का वैल्यू 0 इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसका अगर हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन एक चर वाला रैखिक समीकरण का। तो एग्जांपल लेकर चलिए 3x प्लस 5 इक्वल टू 12। 3x प्लस 5 इक्वल टू
12। अब देखिए इसमें एक वेरिएबल, इसमें एक सॉल्यूशन होगा। क्या बताए आपको कि जितना वेरिएबल यानी जितना उसमें आपका चर होगा उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा, उतना ही हल होगा। 3x + 5 = 12। अब देखिए 3x + 5 उस तरफ जाएगा तो क्या माइनस में होगा, 3x = क्या 12 - 5, 3x = 7। x का वैल्यू कितना मिलेगा 7/3। x का वैल्यू क्या मिलेगा 7/3। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर, ये आपको 9th क्लास में ही पढ़ना था। अब हम देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चर रहेगा और इसमें घात कितना रहेगा, एक इसमें भी घात रहेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कोई आपसे पूछेगा तो वहां बोलिएगा वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो तथा उसका घात 1 होगा। ठीक है, इसमें कितना चर 2 और इसमें घात कितना 1। देख इसका एग्जांपल लिखना होगा तो ax + by + c = 0। अब ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी बीजीय व्यंजक जब ax + by + c के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए इसमें x एक चर क्या है y, इसमें एक चर x दूसरा चर y, तो हम कह सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा a और b, a b c अचर वास्तविक संख्या है। क्लियर, ऐसा एग्जांपल देखते हैं तो 3x + 2y = 7। 3x + 2y = 7। हम बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, अर्थात x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा x + y = 7, x + y = 7, तो हम बोलेंगे आपसे कि x और y का वैल्यू निकालिए, x और y का वैल्यू निकालिए। इस आपको दिख रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे x का वैल्यू 1 रखते हैं और y का वैल्यू 6 रखते हैं। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 6 तो 7 आएगा। कोई आके एक लड़का ये बोलता है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 रखिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 रखिए, तब भी 7 होगा। कोई आके बोलता है x का वैल्यू 3 रखिए, y का वैल्यू 4 रखिए, तब भी सही होगा। अर्थात बहुत सा सॉल्यूशन इसका ऐसे निकल सकता है, मगर आपको इक्वेशन में तो कोई एक ही वैल्यू रखना है ना, x और y का कोई एक ही वैल्यू रखना है। इस कंडीशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रहा है, पता चल रहा है। इसके लिए हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो एक हम लोग के सामने अलग तरह का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कोई गया मार्केट करने, सब्जी खरीदना है, तो सब्जी खरीदने गया तो क्या बोला कि सपोज वो बैगन खरीदा 5 kg और आलू खरीदा 2 kg। दिया दुकानदार को कितना रुपये 72 रुपये। ठीक है, कितना दिया 72 रुपये। अब देखिए कोई उससे पूछेगा कि तुम बैगन का और आलू का अलग अलग रेट बताओ, अलग अलग दोनों का क्या था कीमत, अलग अलग किस दर से तुम खरीदे हो, तो उसको पता नहीं था। मगर इसके लिए वो एक बार और उसी दुकानदार के पास जाएगा उसी दिन और उससे फिर लेगा बैगन और आलू, कितना भी क्वांटिटी मिले, जैसे अब लेगा बैगन 4 kg और आलू लेगा 1 kg। आलू 1 kg लेगा, सबको जब दिया 60 रुपये,
कितना दिया 60 रुपीज। अब एक तरह दो तरह का अगर कंडीशन मिल जाएगा तो हम इस दोनों का वैल्यू बदला सकते हैं कि बैगन किस रेट से लिया था और आलू किस रेट से लिया था। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे बैगन और आलू मिला के दो इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन को डील करेंगे, उसी को हम बोलते हैं दो चर रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज उसका हम लोग देखते हैं व्यापक रूप और उसको हल निकालने के लिए सीखेंगे। युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा। अभी देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बतला दिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बतला दिए। यहाँ पे क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, यानी दो रैखिक समीकरण हो गए यहाँ पे। तो एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं दोनों का युग्म। अब से दोनों इक्वेशन को डील करते हुए सोल्व करते हुए हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे बहुपद का ग्राफ बतलाए थे। बहुपद क्या बतलाए थे ग्राफ, और आपको हम बतलाए थे कि जब रैखिक बहुपद होता है, कौन सा बहुपद होता है रैखिक बहुपद, तो उसका ग्राफ एक सीधा रेखा होता है। सबसे पहले दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम ग्राफीय विधि ही देखते हैं। इसको हल करने कौन सा विधि देखेंगे हम ग्राफीय विधि को ही देखेंगे। ठीक है, आपको बताए थे कि जब रैखिक बहुपद होता है तो उसका रैखिक बहुपद कैसे होता था 3x + 4 = 0। तो बताया था जब रैखिक बहुपद होगा अर्थात जिसका घात 1 होगा उसका एक ग्राफ में अगर बनाते हैं उसका ग्राफ एक सीधा रेखा होता था, याद है उसका ग्राफ एक सीधा रेखा होता। तो हम कह सकते हैं कि एक इक्वेशन का ग्राफ अगर बनाइएगा तो एक सीधा रेखा होगा, अगर दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाइएगा तो भी एक सीधा रेखा ही मिलेगा। ठीक है, अब सोचिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, आगे हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे करके, मॉडल थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। जब दो चर रैखिक समीकरण का आप ग्राफ बनाइएगा और उस ग्राफ में जब दो समीकरण है और दोनों रैखिक समीकरण है तो उसमें दो सीधा रेखा मिलेगा, ग्राफ पर दो सीधा रेखा मिलेगा, यानी समतल का ग्राफ पर आपको कितना रेखा मिलेगा दो रेखा मिलेगा। ठीक है, अब आप पढ़े होंगे 9th क्लास ज्योमेट्री में, यदि समतल में दो रेखाएं स्थित है, यदि समतल में दो रेखाएं स्थित है तो तीन कंडीशन होता था, वहां पे तीन शर्त होता था। जब दो रेखा समतल में स्थित है तो वहां पे दो शर्त होता, तीन शर्त होता था। पहला, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा यानी ऐसे। दूसरा, एक दूसरे के समानांतर होगा अर्थात ऐसे। तीसरा कंडीशन होता था एक दूसरे के संपाती होगा। संपाती का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो आप तीन कंडीशन पढ़े थे और वही तीन कंडीशन यहाँ इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है ग्राफ और कैसे इसका x और y का वैल्यू निकलता है। ठीक है, जैसे कोई एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है एग्जाम्पल में,
x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम बोलेंगे इसका वैल्यू फाइंड करना है, और कौन सा मेथड से, ग्राफीय मेथड से। x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको बताए थे 2 लाइन रहेगा। ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये ऑरिजिन होता है, इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस। क्या बोले थे, राइट साइड में प्लस 1 2 3 4 एंड 5 प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, नीचे में माइनस होता था। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन का एक अलग अलग, बहुत बताया था हम बहुपद का ग्राफ बनाने में। एक कॉलम बनाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 माइनस वाई। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे अपना मन से आप, एक में x का वैल्यू, दूसरा में y का वैल्यू। ठीक है, एक में x का वैल्यू, दूसरा में y का वैल्यू। अपना मन से x का कुछ वैल्यू इसमें रखना है। हम x का वैल्यू रखें 0, x का वैल्यू कितना रखें 0, तो x का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो सॉरी y का वैल्यू रख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो y का वैल्यू हम 0 रखें, y का वैल्यू कितना 0, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 3। अब देखिए जब आप x का y का वैल्यू 1 रखिएगा, y का वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1 तो 2 मिलेगा। जब y का वैल्यू आप -1 रखिएगा, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 1, कितना होगा 4। यहाँ -1 रखिएगा तो यहाँ कितना मिलेगा 4। जब y का वैल्यू आप रखिएगा कितना 2 रख लीजिए, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 रखिएगा तो कितना मिलेगा 1। ठीक है, अब उसी तरह से तो आपका एक इक्वेशन का होगा। अब दूसरा इक्वेशन नंबर क्या दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x। अब देखिए इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं उसी तरह से। x का वैल्यू रखते हैं कितना 0, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y इक्वल टू 5 मिलेगा। अब x का वैल्यू रखिए -1, x का वैल्यू कितना रखिएगा -1, तो y का वैल्यू 7 मिलेगा। जब x का वैल्यू आप रखिएगा 2, x का वैल्यू कितना 2, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना ही पॉइंट्स हम देखते हैं। एक पॉइंट और रख लेते हैं, x इक्वल टू रखिए 3, x इक्वल टू 3, तो 5 माइनस 6 कितना -1। ठीक है, आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा। अब इस पूरा पॉइंट को हम ग्राफ पर अंकित करते हैं। पिछला क्लास में बताया था, इससे कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे। देखिए 3 और 0, पहले इस इक्वेशन को लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे एक पॉइंट होगा 3 0। अब देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा। अब देखिए x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1, यहाँ पे होगा ना 4 और -1। तो देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, यहाँ पे होगा। अब इस पूरा पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ हुआ आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3 का, x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन का, तो नेक्स्ट इक्वेशन आपका x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, यहाँ पे ना
0.05। अब देखिए x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, -1 यहाँ पे आएगा, -1 और 7, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू 1, यहाँ पे एक पॉइंट और होगा, ठीक है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, यहाँ पे होगा। अब इस पूरा पॉइंट को आप मिलाइएगा, देखिए यहाँ से एक पॉइंट, ठीक है, उसको ऐसे मैच करेगा, तो देखिए इस पॉइंट पर कट किया। अभी हम पहले बताए थे या तो ग्राफ एक दूसरे को, जब दो लाइन रहेगा समतल में, तो या तो वो लाइन एक दूसरे को कट करेगा, या समानांतर होगा या संपाती होगा। तो यहाँ पे क्या किया, कट किया। तो हम बोले थे आपको कि जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट में x का निर्देशांक, x का वैल्यू और y का निर्देशांक y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट पर कट किया, 2 और 1 पर। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का जो हल होगा इस समीकरण का, x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 1, क्लियर। जब वहां पे बताया था आपको ना कि जब कट करेगा, देखिए जितना पॉइंट पर कट करेगा, जितना पॉइंट पर कट करेगा उतना ही समीकरण का हल होगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पर कट गया, इसका एक हल होगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। इसके लिए कॉलम हम बताते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। तुलना जब कोई दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इस दोनों में बोलेंगे हम हल की संख्या निकालने के लिए, कैसा हल, कितना हल होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आप इससे तुलना करके सारा चीज आप बतला सकते हैं। ठीक है, अनुपात जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा, तो उसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात एक दूसरे को ऐसे कट करेगा, ठीक है। और उसमें अद्वितीय हल, या ऐसे भी कर सकते हैं उसका एक हल होगा, उसका एक हल होगा, और ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसका संगत हल होगा, संगत हल होगा, ठीक है। जब अनुपात a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 रहेगा, तो उसका ग्राफ संपाती होगा, अर्थात लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है। लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, उसमें अनेक हल होगा, x और y का अनेक हल मिलेगा, और ये भी आपका संगत होगा। जब अनुपात a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा,
तो इसका ग्राफ समानांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। क्या होगा? ये असंगत होगा। फिर से इस बात को समझते हैं। आपको हम बतलाए जब a1/a2 अनुपात इसका निकालेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? प्रतिच्छेदित करते हुए ग्राफ रहेगा। आपको क्या बोले कि जितना पॉइंट पर कट करेगा, जितना पॉइंट पर कट करेगा दोनों लाइन, उतना ही उसका हल होगा। अब देखिए इसको एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसका एक हल हो रहा है, और इस संपाती का मतलब बहुत सा पॉइंट पर है, तो जब बहुत सा पॉइंट पर इसका अनेक हल है। समानांतर रेखा ऐसा होता है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है, जब कट करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और संगत और असंगत का कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखिएगा, जब कोई समीकरण युग्म का हल निकलेगा तो वहां पे बोलेंगे संगत हल है, जहां पे हल नहीं निकलेगा वहां पे असंगत हल होगा। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 3.2 इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा दिया हुआ है। दिया हुआ रहेगा दो इक्वेशन, x + y = 4 और 3x + 4y = 6 नहीं 50। ठीक है, हम बोलेंगे इतना दिया हुआ है, इसका कितना हल होगा आप तुलना कर लीजिए। 1/3 वो a1/a2 तो 1/3 होगा, इक्वल टू 1/4 से नॉट इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू रहेगा तो कोई हल नहीं कि एक हल होगा, नॉट इक्वल टू रहेगा तो एक हल होगा ना। ठीक है, इसी तरह से आप एक्सरसाइज 3.2 को पूरा बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी हल करने के लिए विधि। आज के लिए इतना ही।